नमस्कार। कल हमने पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है, जो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, उसके बारे में चर्चा करी थी, उसका विषय परिचय दिया था और साथ ही पश्चिमीकरण की अवधारणा को परिभाषित किया था। अब पश्चिमीकरण से होने वाले समाज पर, भारतीय समाज पर जो परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, उनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पश्चिमीकरण से न सिर्फ जाति पर, प्रथा पर प्रभाव पड़ा था, बल्कि छुआछूत, अस्पृश्यता, विवाह की परंपरा और स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आए थे। सबसे पहला जाति प्रथा में परिवर्तन। अंग्रेज़ों के शासनकाल से पूर्व जाति प्रथा अपने समस्त प्रतिबंधों तथा नियमों के साथ हिंदू जीवन को घेरे हुए थी। मुसलमान शासकों के डर से ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के से हिंदू धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए जाति प्रथा के नियमों को और कठोर बनाते जा रहे थे। कबीर, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि ने इस बात का प्रयत्न किया था कि जाति प्रथा की कठोरता और छुआछूत के भेदभाव को दूर करके समानता के आधार पर हिंदू समाज को दोबारा संगठित किया जाए, पर उनके प्रयत्नों से कोई विशेष परिणाम नहीं मिला था। लेकिन अंग्रेज़ी शासन में कुछ इस प्रकार के कारकों या शक्तियों का देश में विकास हुआ, जिसके कारण जाति प्रथा के संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अंग्रेज़ी शासनकाल में औद्योगिकीकरण के साथ साथ गांवों की आत्मनिर्भरता टूट गई और वहां से हज़ारों की संख्या में श्रमिक नगरों की तरफ आने लग गए। नगरों का पर्यावरण जाति प्रथा की रूढ़िवादिता को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि नगरों में विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ काम करना, रहना, उठना, बैठना और खाना पीना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने इस देश में मुद्रा व्यवस्था का संगठित प्रचलन और भी किया, जिसके फलस्वरूप धन का महत्व बढ़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि जन्म के साथ साथ व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में धन महत्वपूर्ण हो गया। इससे जाति प्रथा की नींव ढीली हुई और अंग्रेज़ों ने न केवल नए उद्योग धंधे और व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करा, बल्कि शासन संबंधी नवीन जो व्यवस्था है उसका विकास किया, जिससे असंख्य नए पेशों को अपनाया और लोगों को उन्हें चुनने का अवसर प्रदान किया। प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता और शिक्षा के आधार पर पेशे चुन सकता था। इससे जाति के आधार पर पेशों का निर्धारण समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ी शासनकाल में आधुनिक यातायात और संचार की साधनों का विकास हुआ। इससे, जैसा कि मार्क्स ने कहा है, जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, भारतीय उद्योगों का विकास हुआ और वंशानुगत पेशे नष्ट हुए। जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था, आइसोलेटेड विलेजेस थे, वो उनमें खुलापन आना शुरू हुआ। साथ ही साथ रेलगाड़ी, मोटर, ट्राम इत्यादि पर विभिन्न जातियों के सदस्य एक साथ बैठकर यात्रा करते थे, जिससे छुआछूत की भावना कम हो गई। इसके अतिरिक्त इन यातायात के साधनों ने विभिन्न जातीय समूहों को एक दूसरे के निकट लाने में मदद की और पारस्परिक दूरी कम हो गई। जाति प्रथा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में एक अन्य प्रभावशाली कारण था पाश्चात्य शिक्षा। भारतीय परंपरागत शिक्षा का संगठन ब्राह्मणों के हाथ में था, जिसके कारण ये धर्म प्रधान उच्च जातियों के लिए ही थी। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष थी और साथ ही शिक्षा सबके लिए थी। इसके फलस्वरूप शिक्षा का विस्तार निम्न जातियों में भी होने लगा और शिक्षित व्यक्तियों में धर्म, जाति आदि के प्रति अंधविश्वास भी बहुत कम हुआ। साथ ही अंग्रेज़ी शिक्षा प्रजातंत्रवाद, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इन पाश्चात्य मूल्यों की भी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में
भर देता है। इसके फलस्वरूप जाति प्रथा दुर्बल होती जा रही है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता पर बल देती है, न कि जन्म पर। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और वैज्ञानिक विचार के साथ घनिष्ठ संपर्क पनपा है और जाति पाति के चक्कर से विमुक्त होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही साथ अंग्रेजी शासन और पाश्चात्य मूल्यों ने समानता और स्वतंत्रता की जिन भावनाओं को विकसित किया, उससे देश की को स्वाधीनता प्राप्त हुई और राजनीतिक आंदोलन प्राप्त हुआ। इन आंदोलनों में सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करते थे, जिसके फलस्वरूप जातीय आधार पर पनपी हुई सामाजिक दूरी समाप्त हुई। इतना ही नहीं, पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा ने इस देश में इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न भी किया, जिससे स्त्रियों और पुरुषों को साथ पढ़ने, नौकरी करने और मेल मिलाप को बढ़ाने का अवसर मिला। इससे इस देश में प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा और ऐसे विवाहों में जाति का प्रश्न कम होता चला गया। इस प्रकार के अंतरजातीय विवाह के प्रचलन से जाति प्रथा के सबसे बड़े आधार अंतर्विवाह का नियम दुर्बल होता गया। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य प्रभावों के कारण इस देश में उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य, राजनीतिक संगठन इत्यादि में जो प्रगति हुई, उसके साथ साथ नगरों का भी विकास हुआ। नगरों में विभिन्न जातियों का एक ऐसा घनिष्ठ जमघट होता है कि जातीय दूरी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। नगरों में विभिन्न जाति के सदस्यों को साथ साथ रहकर मिल और कारखानों इत्यादि में काम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जाति के नियम ढीले पड़ जाते हैं। नगरों में बस, रेल, ट्राम, रिक्शा इत्यादि में लोगों के आसपास बैठ कर यात्रा करनी पड़ती है। इससे भी छुआछूत की भावना कम होती है। साथ ही नगरों की आबादी अधिक होती है, घनी होती है, जिसके कारण कोई किसी से को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानता और इसके फलस्वरूप लोगों के लिए अपनी जाति को बदल देने या छुपाने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। दूसरा परिणाम छुआछूत पर या अस्पृश्यता पर, अनटचेबिलिटी पर। अस्पृश्यता को समाप्त करने के विचार का जन्म पाश्चात्य संस्कृति में के ही प्रभाव के कारण संभव हो सका। पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों ने समानता के सिद्धांत को भारत में के सामाजिक पर्यावरण में पेश किया। साथ ही नगरों में इस प्रकार के पर्यावरण की सृष्टि हुई कि छुआछूत के नियमों का पालन न हो सके। दूसरी ओर यातायात के साधनों में उन्नति और नगरों की उन्नत सामाजिक परिस्थितियों ने अछूतों को भी उनके अधिकार के संबंध में सचेत किया। इस जागरूकता को आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राधा कृष्ण मिशन और विशेषकर ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, इन्होंने सक्रिय किया। इन सबके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट था। तीसरा, विवाह में परिवर्तन। सह शिक्षा, स्त्री पुरुष का एक साथ काम करने का अवसर, राजनीति और सामाजिक जीवन में नर नारियों का बढ़ता हुआ संपर्क, पाश्चात्य आदर्शों और मूल्यों के प्रभाव के कारण जाति प्रथा का अंतर्विवाही नियम, एंडोगमी का जो नियम है, दिन प्रतिदिन निर्बल होता चला गया और अंतरजातीय विवाह के अनुकूल वातावरण पनपने लगा। साथ ही बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह आदि की जो बुराइयां थीं वो कम होती चली गईं। इसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह के संबंध में किए गए प्रयत्नों में भी पश्चिमी मूल्यों और आदर्शों द्वारा ये प्रेरित थे। फिर स्त्रियों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया। पाश्चात्य संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति और विचारों को पुरुषों से अधिक प्रभावित किया। पाश्चात्य आदर्शों और शिक्षा ने उनमें एक नई जागृति पैदा करी। समानता और स्वतंत्रता की प्रगतिवादी विचारधारा ने नवीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में
ने उनमें आंदोलन की एक भावना को जगाया, जिसके फलस्वरूप आज सभी विषयों में पुरुषों के समान उन्हें अधिकार प्राप्त हैं। जब पहले स्त्री को केवल माँ और घर की दासी बनाने के काम में लाया जाता था, आज उनका कार्यक्षेत्र पति के जीवन के प्रत्येक पहलू में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हो चुका है। यह पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। चौथा, रीति रिवाजों में और प्रथाओं में, यूसेजेस एंड कस्टम्स, इनमें परिवर्तन। पाश्चात्य संस्कृति ने धीरे धीरे भारतीय रहन सहन, रीति रिवाज और प्रथाओं को भी प्रभावित किया। वेशभूषा, खान पान, बोलने तथा अभिवादन करने के तरीके में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। कोट पैंट पहनना, हैट, टाई, प्लेट, कप का इस्तेमाल करना, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, सोडा वाटर, ये खाने के में परिवर्तन आना, गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, यहाँ सब ये सारी चीज़ें पश्चिमी संस्कृति की ही देन है। अनेक भारतीय मेम और साहब बनने की अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हुई और नौकरों को सिखाया गया कि मालिक और मालकिन को साहब और मेम साहब कहकर पुकारें। बच्चों को सिखाया गया कि वो माँ और पिताजी को मम्मी डैडी बोलें। अंग्रेज़ी में बातचीत करें, टेबल चेयर पर खाना खाएं और अंग्रेज़ी स्कूल के पादरियों के संरक्षण में ईसाई धर्म के गुणगान गुनते हुए वास्तविक आदमी बनने के तथाकथित ट्रेनिंग प्राप्त करें। एक नहीं, हज़ारों ऐसे उदाहरण हर शहर में आज भी मिल जाएंगे। फिर पांचवा जो परिवर्तन है वो है राष्ट्रीयता की भावना, नेशनैलिटी। पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा और विचारधाराओं ने हमें न केवल दुनिया के राष्ट्रीय जीवन के संपर्क में ही लाया दिया, बल्कि देश के अंदर विभिन्न विपरीत समूहों में एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न किया। एक सांस्कृतिक समानता और अन्य विदेशी राष्ट्रों को देखकर भारतीय जीवन में एकता और राष्ट्रीयता की नई लहर जागी। उन्नतिशील संदेश वाहन और यातायात के साधनों के कारण राष्ट्रीय नेताओं को भी राष्ट्र को संगठित करने का अवसर मिला। इससे पहले देश विभिन्न प्रांतों, राज्यों और राजघरानों में बटा हुआ था और यहाँ पे राष्ट्रीयता का नितांत अभाव था। छठा जो प्रभाव पश्चिमीकरण से आया वो संयुक्त परिवार के अवधारणा है, संस्था है, उस पर परिवर्तन देखने को मिला। पाश्चात्य आदर्शों ने भारत के लोगों को त्याग और कर्तव्य के पथ से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ पढ़ाया, जो कि संयुक्त परिवार को विघटित करने वाला तत्व है। आज के नवयुवक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता पर अधिक बल देने लगते हैं, जबकि उनके माता पिता उन्हें परिवार के प्रति उत्तरदायी, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए त्याग स्वीकार करने की भावना से भरपूर तथा माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों के विषय में जागरूक देखना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों और कार्यों में कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और बल्कि उसमें संघर्ष अधिक हो जाता है। ये स्थिति संयुक्त परिवार को विघटित करने में सहायक होती है और पाश्चात्य आदर्श और शिक्षा संयुक्त परिवार के अनुकूल नहीं है। उसके अनुसार तो पति पत्नी और 2 बच्चों का एक छोटा परिवार ही आदर्श परिवार है। इससे संयुक्त परिवार के प्रति अश्रद्धा पनपती है। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा संस्था का एक प्रमुख परिणाम व्यक्तिवाद का, इंडिविजुअलिज्म का विकास है। व्यक्तिवाद संयुक्त परिवार से बिल्कुल ही विपरीत है। व्यक्तिगत होने के कारण परिवार के सामूहिक हितों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस मनावृत्ति के कारण संयुक्त परिवार में विघटन हुआ है। लेकिन इस दिशा में पाश्चात्य संस्कृति की सबसे प्रभावशाली देन है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण ने नौकरी के क्षेत्रों को सारे देश में विस्तृत किया,
ग्रामीण उद्योग धंधों को नष्ट किया, नगरों का विकास और मकानों की समस्याओं को उत्पन्न किया, स्त्रियों को नौकरी करने का अवसर देकर उन्हें आर्थिक मामलों में परिवार पर निर्भर रहने से स्वतंत्र किया, परिवार के कार्यों को घटाया और उसके महत्व को बढ़ाकर व्यक्तिवादी विचारों को दृढ़ बनाया। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार का जो संस्था है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ती चली गई। इसके अलावा न सिर्फ धार्मिक जीवन बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। धार्मिक क्षेत्र में जो प्रमुख परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं उसमें हम देखते हैं कि भारत एक आध्यात्म प्रधान देश है। धर्म से संबंधित असंख्य अंधविश्वास और कुसंस्कार उनके चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसी कारण जाति पाति का भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध इत्यादि बहुत सारी कुप्रथाओं को एक धार्मिक आवरण देकर उचित ठहराया जाता था। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म और आदर्शों ने इस धार्मिक आवरण को निकाल फेंका और भारतीय समाज सुधारकों की बहुत सहायता करी। तर्कपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित होने में के कारण धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का अंत होने लगा। भौतिकवाद और बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण धार्मिक विधियों और कर्मकांडों का खंडन होने लगा और कुछ लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा भी कम हुई। कुछ लोग ईसाई धर्म अपनाने लगे। इसके विपरीत कुछ धर्म और समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से नए धार्मिक सिद्धांतों को जनता के सम्मुख रखा। राजा राममोहन रॉय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य समाज सुधार और धर्म सुधार था। राजा राममोहन रॉय के बाद महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के संचालन का काम अपने ऊपर लिया। ठाकुर ने खुले रूप से वेद और वेदांत का प्रचार प्रारंभ किया और हिंदू समाज को सुधारने के हेतु समाज की भौतिक त्रुटियों की भी कड़ी आलोचना करी। सन 1861 में श्री सेन ने अपने नवयुवक साथियों के साथ मिलकर संगत सभा की स्थापना की, जिसका कार्य आध्यात्मवाद का प्रचार करना था। ब्रह्म समाज के ही समान बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई, जिसमें रानाडे भंडारकर थे, जिसके नेता रानाडे थे। ब्रह्म समाज के सदस्यों ने समाज के झूठे जाति भेद और धार्मिक कुसंस्कारों को ठुकराकर अंतर जातीय विवाह का खुलेआम से प्रचार किया। ब्रह्म समाजी पाश्चात्य धर्म और आदर्शों से इतना अधिक प्रभावित थे कि हिंदू समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और बंगाल के इस ब्रह्म समाजी हिंदू समाज से अलग हो गए। इसी तरह दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किया। आर्य समाज के प्रमुख 10 सिद्धांतों में पहले 2 सिद्धांत ये हैं कि संपूर्ण सत्य विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं उन सब का आदिभूत परमेश्वर है, और दूसरा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयालु, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। स्वामी दयानंद भारत में न केवल बौद्धिक धर्म की ही स्थापना करना चाहते थे, बल्कि भारतीय सामाजिक ढांचे को जन्म पर आधारित जाति प्रथा के बजाय कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में बदल देना चाहते थे। स्वामी दयानंद के प्रयत्नों से हिंदू धर्म में शक्ति का संचार हुआ, लेकिन इन प्रयत्नों के पीछे पाश्चात्य दर्शन, धर्म और विचारों का पर्याप्त योगदान रहा। इसी प्रकार पाश्चात्य आदर्श, मूल्य और धर्म का भी प्रभाव था कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत
की एक नई और वास्तविक व्याख्या करते हुए धर्म से दूर न जाकर भी धर्म के आधार पर ही भारत में समानता, प्रेम और भ्रातृभावना का एक नया पाठ पढ़ाया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप वेदांत दर्शन के संदेश की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार देश सेवा और जन सेवा ही वास्तविक अर्थ में धर्म पालन है। दरिद्रों की सेवा भगवान की वास्तविक पूजा है। विवेकानंद का संदेश था कि आत्मशक्ति ही सामाजिक प्रगति और सामाजिक सुधार की नींव है। पुराना धर्म यह कहता है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, पर नया धर्म ये कहता है कि महानास्तिक है वो है जो अपने पर विश्वास नहीं करता। सामाजिक समानता, विश्व बंधुत्व, सर्वव्यापक धर्म और जनसेवा से इन्हीं सब आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1899 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। सन 1909 में इस मिशन को गवर्नर जनरल ने कानूनी मान्यता प्रदान करी। इसके अलावा पश्चिमीकरण के राजनीतिक प्रभाव, साहित्य पर प्रभाव, आर्ट एंड कल्चर पे प्रभाव, नृत्य और संगीत पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव और आर्थिक जीवन पर प्रभाव, इसकी हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।